नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। तेलंगाना सीएम का शपथ ग्रहण थोड़ी देर में होगा। ऐसे में रेवंत रेड्डी आज सीएम पद की शपथ लेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हैदराबाद में ही मौजूद हैं। कर्नाटक सीएम, डिप्टी सीएम हैदराबाद में मौजूद है। तमाम लोग हैदराबाद में पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं क्योंकि आज रेवंत रेड्डी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। शपथ ग्रहण समारोह है। 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ और उसके बाद ऐसे में देखिए रेवंत रेड्डी राज्य के दूसरे सीएम होंगे। इससे पहले केसीआर सीएम थे जो चुनाव हार गए अपनी ही सीट से, लेकिन अब रेवंत रेड्डी राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे और इसी की तैयारियां भव्य की गई हैं। तमाम जो राजनेता हैं वो हैदराबाद पहुंच रहे हैं। एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि रेवंत रेड्डी का आज राज तिलक होना है। गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस के तमाम नेता इस वक्त हैदराबाद का रुख कर रहे हैं। हर कोई कोशिश करेगा कि इस शपथ ग्रहण समारोह में जरूर वो शामिल हो, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने 64 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है और ऐसे में राज्य में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये कांग्रेस के लिए जीत है क्योंकि जो बाकी 4 और राज्य वहां पर तो कांग्रेस की हार हुई, लेकिन तेलंगाना एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई है और उसकी सरकार बनने जा रही है। केसीआर को हराकर, उनकी पार्टी को हराकर अब देखिए कांग्रेस के जो रेवंत रेड्डी हैं वो थोड़ी ही देर में सीएम पद की शपथ लेंगे। जानकारी ये भी है कि 11 और ऐसे विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसी के साथ सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका भी तेलंगाना पहुंचे हैं। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। पहली तस्वीर में आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को देख सकते हैं, वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद सोनिया गांधी की तस्वीर आप देख सकते हैं, उनके साथ राहुल गांधी भी नजर आए, प्रियंका गांधी की भी तस्वीर सामने आई। और तीसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, जो तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से ये पूरी की पूरी तैयारियां की गई हैं, क्योंकि ये कोशिश करेगी जो इंडिया अलायंस है यहां से देने की, और खास तौर पर कांग्रेस, क्योंकि सवाल कांग्रेस को लेकर भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि राजस्थान में उसकी सरकार थी, वो हार गई। छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार थी, वो हार गई। और इस बीच सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले वो सुनते हैं, फिर विस्तार से एक बार खबरें दिखाएं। स्तर के बनाने के लिए काम कर रहे हैं। 13 के 13 जिलों में हेलीपोर्ट बन रहे हैं। हवाई सेवा हमारे देहरादून के लिए देश की 37-38 लगभग 40 के लगभग उड़ानें आज देश के प्रमुख शहरों से चल रही हैं। पंतनगर का एयरपोर्ट भी हमारा एक्टिविटी में है, वो भी क्रियाशील है, लगातार काम कर रहा है। वहाँ भी फ्लाइटें आनी शुरू हो गई हैं। तो और एनसीआर के नज़दीक होने के कारण से बहुत देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, ये पूरा ही क्षेत्र हमारा ऋषिकेश बहुत नज़दीक है, बहुत कम समय में। और इसी प्रकार से उधम सिंह नगर का जो पंतनगर का सिटकुल, जो सबसे बड़ा सिटकुल है, वो सिटकुल भी दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, एनसीआर के नज़दीक है, इसलिए अप्रोच में है। सर, जिस हिसाब से हमारी इकोनॉमी कंट्री की बढ़ रही है, आप अभी दौरे पे गए थे, क्या माहौल है इन्वेस्टमेंट को लेकर, बाहर के देशों का इंडिया में इन्वेस्टमेंट को लेकर? अभी देखिए, जिस प्रकार से कोरोना महामारी में पूरी दुनिया अव्यवस्थित हो गई, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना है। भारत की जो अंदर मैनेजमेंट हुआ है और भारत ने जिस प्रकार से अपना मैनेजमेंट किया, अपने साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों की मदद करी। G20 की अभी हमारे यहाँ समिट हुई और वो जिस प्रकार से सफल हुई, उसके अंदर जिस प्रकार से रेजुलेशन पास हुए, नए लोगों को उसमें शामिल किया गया, सारे देशों को एक मंच पर लाया गया, तो भारत की ख्याति पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है। और पूरी दुनिया आज हर क्षेत्र में और विशेषकर व्यापार के क्षेत्र में तो भारत के अंदर ही सुरक्षित एक फ्यूचर देख रही है, इसलिए भारत के अंदर आना चाहते हैं। और वो दिन दूर नहीं है जो हम आज 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं, 3रे नंबर की बन जाएंगे और आने वाले समय में हम विश्व गुरु और जगत गुरु के जो हमारा स्थान है, उस स्थान को आरूढ़ करेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है 2047 तक का। ये जो हमारा कर्तव्य काल में कह सकता हूँ, इस अमृत काल को, अमृत काल चल रहा है।
तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। अब फिर से एक बार आपको तेलंगाना की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि आज वहां पर तस्वीरें भव्य निकलकर सामने आ रही है। रेवंत रेड्डी क्योंकि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 64 सीटें कांग्रेस ने जीती है, बहुमत हासिल किया है और पहली बार ऐसा होगा कि कांग्रेस की सरकार इस राज्य में बनने जा रही है। हालांकि नया नवेला ये राज्य है, इससे पहले केसीआर यहाँ के मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो खुद ही अपनी सीट से हार गए और अब प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के रेवंत रेड्डी वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक एक तस्वीर हम आपको मंच से दिखा रहे हैं। तैयारियां भव्य की गई हैं। हर एक देखिए, रेवंत रेड्डी की तरफ से जो तेलंगाना की जनता है उनको खुला आमंत्रण भी दिया गया था कि आइए आप मेरे शपथ ग्रहण समारोह में आ सकते हैं, क्योंकि जनता की सरकार, ये रेवंत रेड्डी की तरफ से कहा गया। और इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो तमाम नेता हैं वो हैदराबाद पहुंच रहे हैं। रेवंत रेड्डी क्योंकि अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस के लिए ये जीत बिल्कुल संजीवनी की तरह है, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं और कांग्रेस को तेलंगाना में सफलता मिलती है और तेलंगाना की सफलता भी कांग्रेस के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है जी। जरूर तेलंगाना एक नया नवेला राज्य था, लेकिन वहां पे भारत राष्ट्र समिति की जड़ें काफी गहरी थी। अगर 2014 और 2018 में दोनों में जिस तरह से उनकी परसेंट जीत हुई, और वहां पे 2019 में हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की 4 सीटें जीती, 20% वोट शेयर भी था उनका। तो सीधे सीधे उस 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी स्थितियां दिख रही थी कि वहां मुकाबला की स्थिति सीधे सीधे भारत राष्ट्र समिति और भारतीय जनता पार्टी के बीच होगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो कर्नाटक के जीत के बाद कहीं कहीं तेलंगाना में वो टर्निंग पॉइंट की स्थिति बनी और कांग्रेस ने वहां पे अपनी गतिविधियां काफी तेज की। तो कांग्रेस ने जो कर्नाटक में सीख ली थी, देखिए वहां पे भी हम लोगों ने देखा कि वहां पे सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में मतभेद की स्थिति थी, उसको दूर करके वो लोग एकजुट होकर गए। और यहाँ पे जो भट्टी विक्रमार्क हैं, वो एक तरह से पहले विपक्ष के प्रमुख हुआ करते थे कांग्रेस के, तो वो कहीं कहीं पहले प्रबल दावेदारी में थे। बाद में जो है कि रेवंत रेड्डी का जो है कि नाम आता है। शुरुआत के समय अगर आप देखेंगे वहां के, तो उन दोनों के बीच में कुछ मतभेद की स्थिति भी थी, लेकिन उन मतभेदों को भुला के दोनों को एकजुट करके उनकी शक्तियों को बढ़ाया गया। देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का योगदान तो रहा, लेकिन राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद भट्टी विक्रमांक ने अकेले 1100 किलोमीटर की लंबी यात्रा वहां पे की थी। और फिर रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में हम लोगों ने अगर देखें चुनाव के दरमियान में, तो रेवंत रेड्डी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए लगातार जो है कि तेलंगाना की जनता जो है कि वो 4-4, 5-5 घंटा इंतजार भी कर रही थी। क्योंकि यानी कि भारत जोड़ो यात्रा का राहुल जी जो पूरा असर था शायद वो तेलंगाना में ही देखने को मिला, क्योंकि बाकी जो 4 राज्य थे वहां पर तो हमने देखा कि कांग्रेस की स्थिति कैसे हो गई। लेकिन राहुल जी, मुझे एक बात और बताएं, क्योंकि आज एक बार फिर से इस मंच पर सबकी नजरें होंगी, जो इंडिया गठबंधन का अलायंस है, तमाम नेता यहां पर पहुंचकर एक बार फिर से मैसेज देने की कोशिश करेंगे 2024 को लेकर। देखिए, कौन कौन से पहुंच रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन ये एक अच्छा मंच है। यहाँ पे अगर शपथ ग्रहण समारोह के समय में टीम इंडिया के बड़े लोग अगर वहां पे मौजूद होते हैं, तो उससे काफी शानदार संकेत जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए, 3 दिसंबर को एक तरह से चुनाव होता है और आज 7 दिसंबर को यहाँ पे सीधे सीधे मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो रहा है। इस पॉइंट पे कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी वाले शासित राज्यों से अपनी बढ़त हासिल कर ली है। वहां पे अभी तक देखिए मुख्यमंत्री कौन होगा वो अभी तक तय नहीं हो पाया है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने तय कर लिया। आप देख लीजिए जयपुर की क्या स्थितियां बनी हुई हैं। तो इन स्थितियों के बीच में अगर हम लोग ये चीज देखें कि यहाँ पे अगर टीम इंडिया के बड़े बड़े लोग मंच पे आते हैं, तो इसका संकेत काफी दूरगामी जाएगा। और हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस कभी भी अगर केंद्र में सत्ता में आती है, कभी भी अगर हम लोग 1977 में इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी, 1980 में फिर से वापसी हुई थी उनकी, तो कांग्रेस के वापसी में हमेशा दक्षिण भारत का बड़ा योगदान होता है। 2004-2009 में भी अगर कांग्रेस की वापसी हुई थी सत्ता में, तब भी दक्षिण भारत का बड़ा योगदान था। और उसमें तो देखिए तेलंगाना नहीं बना था, लेकिन आंध्र प्रदेश एक बड़ा राज्य था। अब 2009 में भी कांग्रेस की सीटें बढ़ी थी, तो उस समय जो पुराना आंध्र प्रदेश था वहां से काफी संख्या में जो है कि, लेकिन राहुल जी, चुनाव को तो लिटमस टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा था ना, कि अभी जो 5 राज्य हैं यहाँ के जो नतीजे होंगे इसको कहीं ना कहीं सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाएगा 2024 के लिए। तो मुझे तो नहीं लगता कि ज्यादा स्कोप है कांग्रेस के लिए, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, मुझे इसको बिल्कुल है। देखिए,
अगर इन लिटमस टेस्ट के रूप में भी देखेंगे अगर, तो मान लीजिए राजस्थान का आप देखिए, राजस्थान में कांग्रेस ने अपना वोट शेयर बढ़ाया है, तो वहां अगर 2018 की तुलना में बढ़ा है, और वो तब बढ़ा है जबकि वहां पे सत्ता बदलने की परंपरा है। हाँ ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट शेयर और भी ज्यादा बढ़ा लिए हैं, तो वो स्थितियां कांग्रेस के लिए अनुकूल नहीं रही। लेकिन हम लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि जब कांग्रेस हारती थी तो बहुत ही ज्यादा वो 20-21 सीटों पर सिमट जाती थी। तो कांग्रेस ने एक अच्छी लड़ाई लड़ी है। हमें लग रहा है कि कांग्रेस ने, देखिए छत्तीसगढ़ में भी अच्छी लड़ाई लड़ी, कांग्रेस ने जो ढंग से लड़ाई नहीं लड़ी है, जहां पे कि वोट शेयर का गैप भी अच्छा खासा है, वो है मध्य प्रदेश। कांग्रेस को मध्य प्रदेश के बारे में सोचना पड़ेगा, जबकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस ने एक अच्छी तगड़ी लड़ाई लड़ी है। ये अगर वोट शेयर में भी हम लोगों को नजर आ रहा है कि हाँ, उनकी लड़ाई काफी अच्छी रही है वहां। कैसे अच्छी लड़ाई लगी राहुल जी आपको? मतलब मैं थोड़ा ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि देखिए राजस्थान में ये माना जा रहा था कि जो रिवाज है क्या वो कायम हो पाएगा या नहीं। चलिए वहाँ पर बीजेपी की सरकार आ गई, क्योंकि वहाँ पर ये मान के भी चला जा रहा था कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी जो होता है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल ये बात कह रहे थे कि अंडर करंट कितना, इस बात का शायद अंदाजा उनको भी नहीं था। मैं कह रहा हूँ वोट शेयर के अंतराल के आधार पे मध्य प्रदेश में वो अंतराल हम लोग को काफी ज्यादा दिखती है। और वहां पे एक वर्तमान सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, जिसका कांग्रेस के लोग दावा कर रहे थे, तो उनको वहां पे वो दिखना चाहिए था। हमें लग रहा है कि मध्य प्रदेश में तो इनकी रणनीति बिगड़ी है। लेकिन अब मैं बात जो कर रहा था राजस्थान के संदर्भ में, कि देखिए राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती रही है जब भी, तो उनकी सीटों की संख्या काफी ज्यादा रही है। और जब विपक्ष में कांग्रेस गई है तो 20-21 पे सिमटते हुए देखा है हम लोगों ने। 2013 का आपको याद होगा आपको कि मात्र कांग्रेस 21 की संख्या पे सिमट के रह गई थी। तो ये जो पूरा चक्र हम लोग देख पाते हैं, तो उसमें कहीं कहीं इस बार जो अशोक गहलोत की योजनाएं रही, वो उन सबों का प्रभाव दिख रहा है कि हाँ, कांग्रेस ने कांटे के टक्कर की स्थिति की लड़ाई लड़ी है। अच्छा, मैं अभी भी मानता हूं कि देखिए 2018 में अगर इन 3 राज्यों में चुनाव हार के भारतीय जनता पार्टी अगर अच्छे से 2019 में वापस कर सकती है, तो फिर वही सेम नंबर के साथ विपक्षी दल भी कर सकते हैं, बजाते कि टीम इंडिया का गठबंधन काफी अच्छे से हो। उनके बीच में कैसा तालमेल होता है वो तो 17 दिसंबर को दिखेगा। लेकिन अगर वो लोग आज इस मंच पे भी नजर आते हैं तो उससे एक अच्छा संकेत जाएगा सब जगह कि हाँ, कहीं कहीं एक तालमेल की स्थितियां हैं। क्योंकि जो अखिलेश यादव के कुछ पुराने बयान रहे या बाकी अन्य सहयोगी दलों के बयान रहे, वो उसमें वो एक अच्छा संकेत नहीं थे गठबंधन के लिए। या फिर 6 दिसंबर का मामला जो टला, वो भी एक अच्छा संकेत नहीं था। लेकिन हाँ, अगर इन सब कमियों को दूर करने के लिए अभी समय है, और किस प्रकार से टीम इंडिया के लोग और कांग्रेस बैठती है इन चीजों को दूर करने के लिए, उसके ऊपर अब इनका प्रदर्शन निर्भर करेगा कि ये लोग 2024 में किस तैयारी और किस इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम लोग तेलंगाना को लेकर बात कर रहे हैं, जी जी, देखिए कांग्रेस पार्टी को लेकर एक बड़ी आरोप ये होता था कि वो क्षेत्रीय दल जहां पे वो मजबूत कब्जा जमा लेते हैं, मजबूती से बैठ जाते हैं। चाहे हम लोग उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले, उस समय समाजवादी पार्टी से उनको शिकस्त मिली, तो वो फिर एक तरह से बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तो वहां से कांग्रेस लगभग बाहर रह गई लंबे समय तक। बिहार में आप देखिए तो वो आरजेडी और जो तमाम क्षेत्रीय दल रहे, वहां से उन्होंने उनको बाहर किया 1990 के बाद से। तो फिर वो मुख्य रूप में उन क्षेत्रीय दलों की सहयोगी तो बन सकी वो, लेकिन उन क्षेत्रीय दलों को हटा के कभी वो पुनः सत्ता में नहीं आ सकी। इस आधार पर अगर हम लोग देखें तो भारत राष्ट्र समिति का संगठन काफी मजबूत था। हम लोग चूंकि अगर अभी इलेक्शन के दरमियान में मैं गया हुआ था, वहां पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जरूर था, लेकिन मैंने जमीन पे पाया था कि कांग्रेस की तुलना में संगठन जो है भारत राष्ट्र समिति की, उसकी जगह गहरी। ठीक है कि लोग नाराज थे और कांग्रेस ने काफी मेहनत की, फल मिला। तो ये इस दृष्टि से मैं इसको कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण परिणाम के रूप में। लेकिन राहुल जी, क्या लगता है कि सिर्फ तेलंगाना जीत जाने से, वो भी 2024 के इलेक्शन से पहले, जब कौन कौन राज्यों में इलेक्शन हुए हमने आपको दिखाया, और कांग्रेस को कहां कहां पर हार का सामना करना पड़ा, ये पूरी जनता देख रही है, तो क्या लगता है कि मात्र अगर तेलंगाना को जीत जाते हैं तो रास्ता साफ हो जाएगा? इस पर भी मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी। लेकिन एक चीज मुझे और बताइए, अब कहीं ना कहीं रेवंत रेड्डी क्योंकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में जनता की सरकार वो इसको बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा काम उनको करना होगा, जनता का विश्वास जीतना होगा कि मैसेज आगे भी जाए। बिल्कुल, जो तमाम वादे किए गए हैं, चूंकि अब चुनाव हो चुके हैं, चुनाव होने के बाद देखिए हम लोगों को पता है कि गारंटी काफी ज्यादा चला है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी या फिर दूसरे नेताओं की गारंटी, तो उस गारंटी के मामले पे यहाँ पे अगर कांग्रेस को मौका मिला है तो वो कैसे क्रियान्वित करते हैं। आप वहां पे आपने कुछ आश्वासन दिया है तो उसको कितना जल्दी आप जमीन पे उतारते हैं। क्योंकि देखिए अब तो एक मामले पे मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस को बढ़त प्राप्त हुई है, उसने अपने मुख्यमंत्री का चयन करके शपथ ग्रहण दिलाने में कांग्रेस आगे गई है, भारतीय जनता पार्टी पीछे रही है। अब दूसरी चीज ये है कि अगर यहाँ पे कुछ उस प्रकार से जो उन्होंने घोषणा पत्र में जो दावे किए थे वो तेजी से लागू होंगे,
तो फिर वैसे स्थिति में फिर से तुलना की स्थिति बनेगी कि कांग्रेस शासित राज्यों में किस प्रकार के डिलीवरी हो रहे हैं, बीजेपी ने जो दावे किए थे वहां पे डिलीवरी कैसे हो रहे हैं। तो इसलिए इनको जो दावे हैं उनको त्वरित तौर पे उनको लागू करना पड़ेगा। अगर ये तेजी से लागू करेंगे फिर राजस्थान में भी लोग सवाल पूछेंगे कि कांग्रेस ने 450 रुपये में गैस सिलेंडर का वादा किया था, वो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, वो कब से लागू हो रहा है। उनके बड़े बड़े बच्चों को स्कूटी देने का माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा था घोषणा पत्र में, वो कब दिए जा रहे हैं। तो ये एक तुलना की स्थिति बनी रहेगी और समय कम है। यानी कि एक प्रेशर, हम यूं कह लें कि एक प्रेशर जरूर यहाँ पर कांग्रेस पर, रेवंत रेड्डी पर जरूर रहेगा, क्योंकि चुनाव बेहद करीब है। हम ये नहीं कह सकते कि समय ज्यादा है, कुछ ही महीनों का इंतजार है, तो कम समय में एक अच्छी सरकार चलाकर संदेश देना है। नहीं, बिल्कुल। और देखिए कांग्रेस के कुछ, अगर हम लोग देखें कर्नाटक के मामले में, तो आपको याद होगा कि कर्नाटक के मंत्रिमंडल के प्रथम बैठक में ही, जब मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई थी, कई बड़े निर्णयों की घोषणा कर ली गई थी उस समय, फिर फेज बाय फेज अलग अलग निर्णय किए गए। तो आपको कांग्रेस ने ये चीज दिखाया भी है कि वो उन मामलों को कई जगह ट्रांसलेट करने में जमीन पर सफल भी रहती है। तो उसी रूप में अगर वो करेंगे तो ये सफलता उन्हें मिल भी सकती है। लेकिन हाँ, इस बात से मैं सहमत हूँ, समय काफी कम है और कम समय में योजनाओं का जमीन पर क्रियान्वयन करना अपने आप में एक बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर चुनौती तो है ही। बिल्कुल राहुल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन ज़रा एक बार तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा दें, क्योंकि हैदराबाद से लाइव तस्वीरें लगातार आ रही हैं। मंच पर सोनिया गांधी नज़र आ रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे दिख रहे हैं, राहुल गांधी दिख रहे हैं, प्रियंका गांधी नज़र आ रही हैं। धीरे धीरे करके जो तमाम नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, और इसी के साथ उम्मीद ये भी है कि जो इंडिया गठबंधन यानी कि जो अलायंस के जो तमाम विपक्षी नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ से मैसेज देने की कोशिश भी करेंगे। राहुल जी, एक बात मुझे बताएं, क्या ऐसा लगता है जब हम देखते हैं कि इलेक्शन होता है, चाहे हम दक्षिण की बात कर लें या फिर हम उत्तर भारत की बात कर लें, जो फैक्टर कांग्रेस के लिए दक्षिण में शायद काम कर रहे हैं वो उत्तर भारत में उसके लिए काम नहीं कर पा रहे? देखिए, चुनाव परिणाम आ चुके हैं तो अब इससे नकारने की कोई स्थिति नहीं है। बिल्कुल चुनाव परिणाम में ये चीजें दिख रही हैं कि दक्षिण में कांग्रेस जो मैसेज देना चाहती है वो जनता तक उसी रूप में पहुंच जा रही है। लेकिन उत्तर भारत में देखिए, चूंकि मुद्दे तो सही है उनके, अगर आप लोक कल्याणकारी राज्य के मुद्दे लेके जाते हैं, आप रोजगार को मुद्दा बनाते हैं, महंगाई को मुद्दा बनाते हैं, तो वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो, लेकिन आप उसे जनता तक किस प्रकार से पहुंचाते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रही है कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस को इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो अपना मैसेजिंग किस रूप में करे, अपने योजनाओं को अगर वो पहुंचाती। चूंकि देखिए, राजस्थान के में भी मैं लगातार जो कि चुनाव के दरमियान में मैं विभिन्न क्षेत्रों में घूम रहा था, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिल रहे थे वहां पे, वो लोग बोल रहे थे अशोक गहलोत की योजनाएं काफी अच्छी हैं, लेकिन हम लोग वोट जो है वो बीजेपी को देंगे। तो ऐसे कहने वाले कई सारे मतदाता मुझे दिख रहे थे। तो ये स्थितियां कैसे उत्पन्न होती है? आप अच्छी योजनाएं बनाते हैं, लोग उस योजनाओं की प्रशंसा भी करते हैं, उसका लाभ भी लेते हैं, फिर भी आपको वोट प्राप्त नहीं होता है, तो कहीं न कहीं एक कम्युनिकेशन में आपको नए सिरे से अपने मुद्दों को नए सिरे से जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। उसे उस मामले पर संशोधन करने की जरूरत है, क्योंकि अगर बीजेपी कुछ कह रही है तो उसका प्रभाव ज्यादा हो रहा है, आपकी योजनाओं का प्रभाव उसके सामने में कम हो रहा है। उससे कम छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव को मैं इसके लिए एक नजीर, एक उदाहरण के रूप में मैं मानता हूं इसमें, इसलिए उसमें सुधार करने की सख्त जरूरत है। इसमें सुधार करने की जरूरत है। मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री अपने भाषण में, संबोधन में इस तरह की बातें करते हैं ना राहुल जी, की मोदी ही गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, तो शायद इस तरह की जो टैगलाइंस होती है ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काम कर जाती हैं, और फिर उनके पास कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि देखिए जो लोग कहते थे, और हमने गृह मंत्री को भी सुना, वो एक बार फिर से कल लोकसभा में ये बात कह भी रहे थे, देखिए लोग कहते थे कि 370 धारा नहीं हट सकती है, खून की नदियां बह जाएंगी, ऐसे लोग कहते थे। तो उन्होंने कहा पत्थर तक नहीं चला है, पत्थर तक नहीं उठा है, कंकड़ का जिक्र उन्होंने किया। और पहले ये भी कहा जाता था कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, फिर कहा गया मंदिर भी बना दिया है, तारीख भी बता दी है। तो मुझे लगता है जो जो काम किए हैं बीजेपी ने, वो उन्हीं उपलब्धियों को लेकर जाती है जनता के बीच, और इसी से कहीं ना कहीं जो विश्वास है वो बढ़ता है, और सीधा सीधा दूसरी तरफ निशाना कांग्रेस पर भी जाता है। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं कि वो उनके कार्य है, उनकी उपलब्धि है, भारतीय जनता पार्टी उसकी गिनती कराएगी, ये उनका परम धर्म भी है। लेकिन उसके साथ ही साथ कांग्रेस जो चीजें कर रही है, और या फिर भारतीय जनता पार्टी किसी मामले का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेडिट ले रही है जो काम वो नहीं कर रहा है। उदाहरण के लिए राम मंदिर बन रहा है, ये पूरे दुनिया को पता है, लेकिन वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर बन रहा है। तो आपको मतदाताओं को, कांग्रेस को ये समझाना पड़ेगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है, चाहे सरकार कोई भी होती वो बनता ही बनता वो। तो इस प्रकार की चीजों को आपको भी अपने मैसेज जनता तक पहुंचाने की जरूरत है, जो उसी रूप में हमें लग रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। क्योंकि जी फिर भी जो एक चीज मैं कहूंगा बार बार कि
कांग्रेस की पहले की लड़ाइयां अगर इसके पहले अगर हम लोग देखें तो भारतीय जनता पार्टी को एक बिल्कुल केकवाक जैसी सिचुएशंस प्राप्त हो जाती थी। उनके एक कड़ा मुकाबला की स्थिति बिल्कुल नहीं होती थी। लेकिन इन चुनाव में देखिए सीटों के संख्या में तो जरूर जो है कि वो आगे हैं, लेकिन टोटल चाहे वोट शेयर के रूप में भी अगर हम लोग देखें 40% एवरेज वोट शेयर हर तरफ आपको कांग्रेस का दिखता है, तो 40% का वोट शेयर कम नहीं है। इससे यह जरूर दिखता है कि कांग्रेस ने काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और जनता का एक बड़ा संख्या जो है उनका जन समर्थन भी उन्हें प्राप्त हुआ है। ऐसे स्थिति में उनको इसी एनर्जी के साथ इसमें और नए मुद्दों को जोड़ते हुए उन्हें जमीन पर बने रहने की और संघर्ष करने की लगातार जरूरत है। उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। और टीम इंडिया का मैं मानता हूं कि जो टीम इंडिया को लेकर तमाम तरह की चीजें जो हुई, वहां पे जो कुछ संवादहीनता की स्थिति बनी, वो स्थिति नहीं बननी चाहिए थी। तो आप उनके बीच में एक बेहतर तालमेल करते हुए, क्योंकि देखिए वो लोकसभा चुनाव के लिए थे, अगर मान लीजिए अखिलेश यादव कुछ सीटें मांग भी रहे थे वहां पे, तो मैं मानता हूं जैसे उसमें से जो सीटें अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में मांग रहे थे, उसमें से एक सीट निमाड़ की सीट थी जो कि वो 2003 से ही जीत रहे थे। या तो वैसे सीटों को आप दे सकते थे, या तो फिर आप ये कह सकते थे पहले ही समझा के कि वो हमारा गठबंधन केवल और केवल लोकसभा चुनाव मैं आपको रोकना चाहूंगी राहुल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस वक्त तस्वीरें क्योंकि लगातार हैदराबाद से आ रही हैं और रेवंत रेड्डी भी क्योंकि मंच पर शायद वो पहुंच चुके हैं, राज्यपाल भी मंच पर ही इस वक्त मौजूद हैं और तमाम नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में ये देखना भी होगा कि क्या यहाँ से आज मैसेज जाता है। राष्ट्रगान यहाँ पर इस वक्त हो रहा है, हर कोई मंच पर मौजूद है और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं और इंडिया गठबंधन अलायंस की अगर हम बात करें तो आज पूरी कोशिश होगी इस मंच से संदेश देने की 2024 को लेकर। जैसे कि राहुल जी ने कहा कि हाँ प्रेशर ज़रूर होगा और वो प्रेशर इसीलिए होगा क्योंकि 2024 में कुछ ही वक्त बचा है, तो अपनी जो योजनाएं जिनके बारे में जिक्र किया गया, जिनके बारे में जनता को ये विश्वास दिलाया गया कि हम इन योजनाओं के साथ आपके बारे में सोच रहे हैं, तेलंगाना का विकास कैसे करना। और तेलंगाना एक नया राज्य, आप समझिए केसीआर के पहले मुख्यमंत्री थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा, उनको भी शायद ये उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी सीट से हार जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ है और इसीलिए अब ये माना जा रहा है कि रेवंत रेड्डी के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर होगा एक अच्छा प्रदर्शन करने का, जनता का दिल जीतने का। और प्रेशर ज़्यादा इसीलिए होगा क्योंकि समय बहुत कम है, 5 राज्यों में चुनाव था, ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में शायद कांग्रेस की सरकार बने। जब ऐसा नहीं हुआ तो ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा जो प्रेशर है अब वो रेवंत रेड्डी पर है। और कांग्रेस के लिए यहाँ से एक मौका इसीलिए होगा क्योंकि कांग्रेस ऐसे जो राज्य हैं जहाँ पर छोटे भाई की भूमिका में है, चाहे हम समाजवादी पार्टी के वक्त बात कर लें, जब इलेक्शन होने थे तो समाजवादी पार्टी के सामने वो छोटी भाई की भूमिका में नजर आ रही थी। बिहार में भी हमने देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाती हैं और लगातार, क्योंकि देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंच से, राज्यपाल इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं, रेवंत रेड्डी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। राहुल लाल जी लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, वक्त क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे और हर एक तस्वीर आपको तेलंगाना से दिखाएंगे।